बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हम इसमें करेंगे। ये आपके पास क्या है, हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की फ्रिंजेस होती हैं। फर्स्ट फ्रिंजेस जो होती हैं उन्हें बोला जाता है हाइडिंगर फ्रिंजेस, जो ये लिखा हुआ है। सेकंड टाइप की फ्रिंज है आपके पास फिजाओ फ्रिंजेस। नेक्स्ट इज आपके पास फिको फ्रिंजेस। जो फर्स्ट है आपके पास वो है हाइडिंगर फ्रिंजेस। तो ये जो आपके पास हाइडिंगर फ्रिंजेस है इसकी बस आपके पास अभी आपने बस डिफाइंस ही करनी है। इसमें सिर्फ आपके पास फिजाओ फ्रिंजेस में वेस्ट शेड फिल्म वाला और न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट ही आपके सिलेबस में है। इस पर बस आपने डिफाइंस ही लर्न करनी है कि हाइडिंगर फ्रिंजेस होती क्या हैं। हाइडिंगर फ्रिंजेस वो फ्रिंजेस होती हैं इन सच टाइप ऑफ फ्रिंजेस द वेरिएशन इन फेज डिफरेंस, जो वेरिएशन आता है फेज डिफरेंस में वो मेनली वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल के कारण आता है। ठीक है, कीपिंग म्यू इंटू टी कॉन्स्टेंट रखते हैं, थिकनेस ऑफ फिल्म भी कॉन्स्टेंट रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप मटेरियल ले रहे हो, ठीक है, जिसमें फिल्म का, ठीक है, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे फ्रिंजेस को क्या बोला जाता है, हाइडिंगर फ्रिंजेस। और इन फ्रिंजेस में जिसमें आपके पास फेज डिफरेंस जो है वो वेरी करता है मेनली ड्यू टू वेरिएशन ऑफ आर के कारण। तो इन फ्रिंजेस को क्या बोला जाता है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। नेक्स्ट है आपके पास फिजाओ फ्रिंजेस, जो आपके सिलेबस में भी है। इसके 2 एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे डीप में। वेस्ट शेप्ड फिल्म पूरा आर्टिकल आता है 8 मार्क्स में, जो हम आज इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास सेकेंड ईयर में है भी है, स्टूडेंट्स परफॉर्म भी करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और वेस्ट शेप के ऊपर आपके पास थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो आपके पास फिजाओ फ्रिंजेस क्या हैं, इन सच टाइप ऑफ फ्रिंजेस द वेरिएशन ऑन फेज डिफरेंस फाई, वो कह रहे हैं फाई में जो फेज डिफरेंस आएगा या वेरिएशन आएगा, ठीक है, जो फेज डिफरेंस में चेंज आएगा वो किस कारण आएगा, म्यू इंटू टी के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस ऑफ फिल्म के कारण। ठीक है, वेज शेप एक तरह से बनती जाएगी ड्यू टू चेंज इन थिकनेस के कारण। इन फ्रिंजेस को बोलते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास फिको फ्रिंजेस, और इसके एग्जांपल्स जो फिजाओ फ्रिंजेस के हैं वो हैं फ्रिंजेस इन वेज शेप्ड फिल्म, सर्कुलर फ्रिंजेस इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो लास्ट फ्रिंजेस हैं आपके पास फिको फ्रिंजेस, इसकी भी बस आपने डिफाइन ही लर्न करनी है। ये क्या है आपके पास, इन सच टाइप ऑफ फ्रिंजेस द वेरिएशन ऑन फेज डिफरेंस फाई मेनली किस कारण आता है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ, जो वेवलेंथ के कारण चेंज आएगा। इन फ्रिंजेस को क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस में, फिको फ्रिंजेस। द टर्म फिको मीन्स फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर, इसकी बस फुल फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर। बस इसमें आर्टिकल में आपने इतना ही लिखना है। 3 टाइप की फ्रिंजेस होती है, हाइडिंगर, फिजाओ और फिको फ्रिंजेस। आपके सिलेबस में जो है वो है फिजाओ फ्रिंजेस। तो अब हम जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इट इज़, आपके पास डायरेक्ट ही आर्टिकल आता है 8 मार्क्स में। इसका सिर्फ डायग्राम टिपिकल है, बाकी इस आर्टिकल में थ्योरी बहुत सिंपल है, वो आप खुद भी लिख सकते हो। तो इसमें स्टूडेंट्स देखो है क्या, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस और वेज शेप्ड फिल्म। ठीक है, ये दोनों में से एक आर्टिकल किसी भी नेम से आ सकता है। ये देखो हमने पहले भी डिस्कस किया है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस में एग्जाम्पल्स कौन से लाई करेंगे, वेज शेप्ड फिल्म और न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो आपके पास फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस में आ जाओ, ये है वेज शेप्ड फिल्म। वो कह रहे हैं कंसीडर अ वेज शेप्ड फिल्म इंक्लाइंड है एट एन एंगल अल्फा। तो इसके लिए डायग्राम साथ साथ देखेंगे तभी क्लियर होगा। ये आपके पास कोई भी एक ट्रांसपेरेंट फिल्म है, ठीक है, उसके ऊपर एक और हमने ये लगाई हुई है फिल्म, जो वेज शेप आपकी जो लगी हुई है वो वेज शेप बना रही है, टेढ़ी हो रही है, और कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, एट एन एंगल अल्फा के साथ इंक्लाइंड है इस सरफेस के साथ। आगे कह रहा है, वो कह रहे हैं जो वेज शेप फिल्म है इंक्लाइंड है एट एन एंगल अल्फा, लेट द फिल्म बी इल्यूमिनेटेड, फिल्म के ऊपर लाइट डाल रहे हैं हम मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव से। तो वो कह रहे हैं 2 इंटरफेयरिंग बीम्स हैं जो B1 और B1R1 डू नॉट रीच आई। वो कह रहे हैं जो इंटरफेयरिंग बीम्स है ना, जो BR और B1R1, इसको नेम दे देते हैं B1R1। वो कह रहे हैं दैट डू नॉट रीच द आई बट अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट P, डायरेक्टली नहीं पहुंचेंगी, वो कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, P से आती हुई दिखाई देंगी, वर्चुअली बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाएंगे। अभी इस डायग्राम को मैं तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। आगे वो कह रहा है विच इज़ वर्चुअल, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपीयर्स होंगे एट पॉइंट P के ऊपर। तो वह कह रहा है इस P पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन होंगे, विच डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रेज PR एंड B1R1। वो किसके ऊपर है, बेसिकली डिपेंड्स करेंगे पार्ट डिफरेंस के बीच में B1R और B1R1 के बीच में।
ठीक है, अब आपके पास इसमें है क्या, ये देखो यहाँ पर एक सरफेस है, इसके ऊपर आपने वेस्ट शेप को इंक्लाइन किया हुआ है एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, अब आपने ये इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ से, ये ए बी इज इंसिडेंट रे, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें स्टडी कर रहे हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो गया। तो इसके साथ ही हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये टिल्टेड सरफेस है, इसका नॉर्मल भी टिल्टेड ही ड्रॉ होगा। ये हमारा स्ट्रेट सरफेस है, तो एक नॉर्मल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, बाकी डायग्राम आप भूल जाओ, ऐसे ही आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। पहले ये लाइन लगाएंगे, फिर इसको अल्फा एंगल पे इंक्लाइन कर देंगे, सबसे पहला स्टेप डायग्राम ड्रॉ करने का। ये एंगल बन रहा है अल्फा, इस नॉर्मल को आगे प्रोड्यूस करेंगे, इस नॉर्मल को आगे प्रोड्यूस करेंगे, ये पॉइंट जहाँ मीट करेगा वो पॉइंट है Q। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है, जो एंगल मेड बिटवीन द टू नॉर्मल्स, और नॉर्मल्स को जब आगे प्रोड्यूस करके मीट करवाओगे वो ही बनेगा एंगल जो वेस्ट शेप आपके पास सरफेस के साथ एंगल बना रही है। तो दो नॉर्मल को प्रोड्यूस करवाने के बाद एंगल बन रहा है अल्फा, और वेस्ट शेप भी कितना एंगल बना रही है अल्फा, मतलब जो वेस्ट शेप एंगल बनाएगी वो ही नॉर्मल्स को प्रोड्यूस करने के बाद जो एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा। यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हो गई, अगेन ये पार्ट आगे ट्रांसमिट कर जाएगा, ट्रांसमिट करने के बाद अगेन यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन होगी, कुछ पार्ट अगेन रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ से ऐसे ऐसे प्रोड्यूस कर देना है, इसको ज्वाइन कर दोगे। ये ध्यान रखना कि ये जो सा आपके पास ट्रायंगल बनेगा B1CO या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है, रफली भी चाहे बनाओ चाहे स्केल के साथ बनाओ, ये डायग्राम आपका अगर ये ना हो दिखने में भी आइसोसेलेस ना लगे। ठीक है, इसके एक साइड इतनी बड़ी बना दो, एक छोटी बना दो और कह दो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं, तो इसका जब ड्रॉ करोगे अपने आप अच्छे इक्वल ही आएगा आपके पास, अगर ध्यान से ड्रॉ करोगे तो ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ही बनना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और ये कितनी थिकनेस पे है, T थिकनेस पे ऊपर है और T ही थिकनेस कहाँ है, नीचे। ठीक है, ये इक्वल ही आप बनाओगे, T थिकनेस ऊपर, T ही थिकनेस है नीचे। ठीक है, अब हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर देने हैं, हमने एक ये इसके कारण जो आपके पास पैटर्न बन रहा है इन दो वेव्स के रिफ्लेक्ट होने के कारण, उसके लिए हमने कॉमन पार्ट ड्रॉ कर देना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो कि उसके ऊपर, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है B1D। ठीक है, अब सबसे पहले वो यही यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है जो मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाई है, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस यूनिट को करते हुए ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एंगल जो बनता है वो हमेशा बनता है हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में। पिछली वाली ट्रिक मैंने ये बताई थी, दो ट्रिक्स बताई थी, एक तो एंगल बनता है हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में, और बाहर वाले एंगल बोले थे आई लेने हैं, अंदर वाले एंगल जितने भी कंस्ट्रक्शन में करोगे वो क्या लेने हैं, R। ये चीज़ तो पिछले आर्टिकल में बताई थी थिन फिल्म में जब हमने इंटरफेरेंस निकाली थी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के लिए। अब इसमें कैसे याद रखोगे, इसमें आपने इस तरह से याद रखना है, देखो ये नॉर्मल है आपके पास, ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, I, बाहर वाला ले लिया I, ये नॉर्मल के साथ अंदर चली गई रे और रिफ्लेक्ट हो गई है, तो एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज R। ठीक है, अब ये I है, ये R हो गया। ठीक है, अगर ये आपके पास R है और ये एंगल है अल्फा, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है और ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो R प्लस अल्फा किसके इक्वल, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो दिस एंगल ECB किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, ECB नहीं, जो भी एंगल आपके पास बनेगा ये वाला एंगल वो आपके पास R प्लस अल्फा के इक्वल हो जाएगा ये वाला एंगल। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो सा है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर ये एंगल R प्लस अल्फा है तो फिर आपके पास देखो, अब हम इधर आ जाते हैं, ये नॉर्मल बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास ये भी स्ट्रेट लाइन होगी और ये भी एक तरह से स्ट्रेट लाइन ही है आपके पास। ठीक है, दो पैरेलल्स हैं और ये जा रही है स्ट्रेट लाइन, तो ट्रांसवर्सल कट करती हुई जा रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। अब मुझे पता है ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे, एंगल मेड बाय द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। अगर साइड्स इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, अगर ये R प्लस अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, R प्लस अल्फा।
ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन हमने बस इसमें ये एक्स्ट्रा करी है कि हमने B1E परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस सरफेस के ऊपर। अब ये एंगल आई कैसे आया ये समझना रह गया आपके पास कि ये एंगल आई कैसे आएगा। देखो ये है आपके पास 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये अगर आई है तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास आई आ जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट एंगल कितना है ये बाय स्नेल्स लॉ, ये कंप्लीट एंगल है 90 डिग्री। तो अगर इसमें अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आपके पास आ जाएगा, देखो इसको मान लेती हूँ मैं x, जो आई निकल के आया हुआ है, हमने ये वाला एंगल निकालना है x वाला। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, आपके पास आएगा 90 प्लस x प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 90 प्लस 90 180 प्लस x माइनस आई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस आई x माइनस आई इज इक्वल्स 180 से 180 गया 0, तो यहाँ से x इक्वल आ गया i के। तो यहाँ से आपके पास x किसके इक्वल आ जाएगा i के। तो ये एंगल आपको समझ आ गया होगा कि सारे के सारे एंगल्स कैसे लिखे गए हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपके पास अगर इस डायग्राम में आपको एंगल बनाने आ गए हैं तो ये आपके पास आर्टिकल में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उसी को हमने आगे अब लिखना है जो एंगल्स मैंने अभी प्रूव किए हैं। और वो कह रहा है जब पार्ट डिफरेंस आएगा डेल्टा वो किससे दिया जाएगा म्यू, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू और थिकनेस है इसकी टी। ठीक है, वो कह रहे हैं पार्ट डिफरेंस डेल्टा इज गिवन बाय म्यू इंटू बी सी प्लस सी बी वन, जिसमें ट्रैवल कर रहे हैं उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू माइनस कॉमन पाथ है आपके पास बी डी, बी डी किस में है एयर में, तो इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू नॉट। मुझे पता है म्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 1, तो इसलिए यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 पुट कर देंगे क्योंकि एयर में है और फिल्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू, तो म्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया था। तो डेल्टा किसके इक्वल आ गया आपके पास म्यू इंटू बी सी प्लस सी बी वन माइनस परपेंडिकुलर वाला पाथ माइनस करवा दिया। बी सी किस किस का सम है बी ई प्लस ई सी का, तो बी सी सम है बी ई प्लस ई सी का प्लस सी बी वन माइनस बी डी। दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाओ बी बी वन डी। अब हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है और इसमें पुट करवानी है। वो कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बी बी वन डी, कौन सा है बी बी वन डी। अब ये चीज़ याद रखना, एंगल हमेशा यहाँ बन रहा है, वो वाले एंगल्स ही लेने जो मैंने कंस्ट्रक्शंस किए हैं। यहाँ एंगल बन रहा था आई, एंगल इस तो यही चलेंगे हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में, तो साइन आई किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपके पास बी डी, हाइपोटेन्यूज है बी बी वन, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से हम लगाएंगे साइन ऑफ आर, यहाँ पर आ जाओ साइन ऑफ आर में, साइन ऑफ आर आएगा इसमें लगाओगे इन बी बी वन डी। एंगल इज फॉर्म बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस, ये बची हुई साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो साइन ऑफ आर किसके को लगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास बी ई, हाइपोटेन्यूज क्या है बी बी वन, तो ये पुट करवा देंगे आपके पास। मुझे पता है स्नेल्स लॉ से म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर होता है। साइन आई की वैल्यू ये है, साइन आर की वैल्यू ये है, इसमें पुट करवा देंगे तो आपके पास बी डी बाई बी ई निकल के आ जाएगा। यहाँ से आपके पास म्यू इंटू बी ई इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा बी डी के। तो स्टार इक्वेशन की बी डी वाली वैल्यू आ चुकी हुई है, इसमें पुट करवाएंगे अब, तो आपके पास बन जाएगा म्यू इंटू बी ई, कैंसिल हो जाएंगी सेम टर्म्स प्लस माइनस वाली। तो पार्ट डिफरेंस आपके पास डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा म्यू इंटू ई सी प्लस सी बी वन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वही एंगल वो कह रहा है जो भी है तो मैं एक्सप्लेन किए थे, जो ये एंगल बन रहा है वो एल्फा है, ये वाला एंगल, तो ये भी एंगल कितना बनेगा अल्फा। अब आई कह रहे हैं कि बी सी एंड जो सा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ये देखो साथ साथ फिगर देखेंगे, ये एंगल है आर प्लस एल्फा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ये आर प्लस एल्फा है तो ये भी आर प्लस एल्फा, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और फिर वो कह रहे हैं कि अब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी आपके पास, जो हमारे पास रिड्यूस इक्वेशन आ गई थी म्यू इंटू ई सी प्लस सी बी वन, इस 2 इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। ये थी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव डेल्टा इज इक्वल्स टू ई सी प्लस सी बी वन, लेकिन सी बी वन क्या सी ओ के इक्वल है, देखो सी बी वन क्या सी ओ के इक्वल है, हाँ है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड्स हो जाएंगी आपकी इक्वल। ई ओ
तो आपके पास देखो यहाँ से CB1 किसके इक्वल आ जाएगा, CO के। तो यहाँ से EC प्लस CO देखना किसके इक्वल है, EC प्लस CO, ये है इक्वल EO के। तो यहाँ क्या पुट करा दिया जाएगा, यहाँ आ जाएगा म्यू इंटू EO। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब राइट एंगल ट्रायंगल EOB1 पे आ जाओ। कौन सा, EOB1। एंगल इज फॉर्म बिटवीन, एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। ये तो पूरा कंप्लीट ही ना बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये तो आधा बन रहा है। तो इस पूरे ट्रायंगल में, बड़े वाले में, EOB1 में एंगल इज फॉर्म बिटवीन, बड़े वाला हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, छोटे वाला बेस बन जाएगा। बट जो इस साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ लगा दिया cos ऑफ r प्लस अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, EO बाय B1O। ठीक है, यहाँ से EO की वैल्यू आ जाएगी, B1O cos ऑफ r प्लस अल्फा। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन 3, 4 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करवा दो। EO की वैल्यू 3 में पुट करवाएंगे तो डेल्टा आएगा म्यू इंटू B1O cos ऑफ r प्लस अल्फा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेल्टा था म्यू इंटू EO के इक्वल, तो EO की वैल्यू पुट हो जाएगी। अब B1O मेरे पास किसके इक्वल है, देखना B1O किसके इक्वल है, B1O जितना ऊपर है उतना ही नीचे बनाना है आपने। डायग्राम में थोड़ा सही से बनाना, T प्लस T 2T आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास B1O किसके इक्वल आ जाएगा, 2T के। ठीक है, अब डेल्टा पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, 2 म्यू टी इंटू कॉस ऑफ r प्लस अल्फा। यहाँ तक तो करना ही करना है। अब आगे कंडीशन देखो, मैक्सिमा मिनिमा की लगाएंगे। वो कह रहे हैं यहाँ पर जो फेज चेंज है पाई अकर्स होगा जब रिफ्लेक्शन होगा। क्यों, यह है डेंसर मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसका है एयर, एयर सबसे ज़्यादा क्या होती है, रेयर। ये एयर उससे डेंसर, जो अंदर है फिल्म उससे डेंसर होगी। जब रिफ्लेक्शन डेंसर से अक्कर होगी तो स्टोक्स थ्योरम लगेगी, स्टोक्स लॉ लगेगा, फेज चेंज ऑफ पाई अक्कर होगा उसमें। तो इसलिए कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या हो जाएंगी, रिवर्स। तो n इंटू लैम्डा पे मिलेगा मिनिमा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पे मिलेगा मैक्सिमा। चाहे उसको n प्लस हाफ इंटू लैम्डा करके लिखो, ये मैक्सिमा मिलेगा। ऑड पे मैक्सिमा और n इंटू लैम्डा पे मिनिमा। तो वो कह रहे हैं ये कंडीशंस आ गई आपके पास किसकी, मैक्सिमा मिनिमा की। ठीक है, वेज शेप्ड फिल्म में। अब आगे कह रहे हैं कि अगर वेज शेप्ड फिल्म जो आपके पास, ठीक है, तो यहाँ तक आ गया है आपके पास आर्टिकल। अब नेक्स्ट जो केस इसमें करेंगे वो है आपके पास कि अगर आपके पास जो वेज शेप्ड फिल्म है, ये देखो एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इस तरह से आपके पास पैटर्न आएगा। ये आपके पास फ्रिंजेस दिखाई दे रही है डार्क, फिर अगेन फ्रिंजेस एंड डार्क, और ये फ्रिंज वेट जो बन रही है वो इक्वल होती है, इसलिए बीटा 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 बीटा, ये वेज शेड है। सपोज ये थिकनेस ऑलमोस्ट सेम ही होती है, सिर्फ डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा है, ये थिकनेस ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इस थिकनेस को मैंने क्या ले लिया, स्मॉल टी। ठीक है, अब इस छोटे वाला ट्रायंगल उठाओ, टेंजेंट ऑफ अल्फा, एंगल इज फॉर्म बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस, बच्चों इस साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टी बाई बीटा। तो b इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू टी के इक्वल आ जाएगा, टी किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज किस पे मिलेगी, एट n इज इक्वल्स टू 1, तो 2 म्यू इंटू कॉस ऑफ r प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा, n इंटू लैम्डा था, n की जगह 1 आ जाएगा। 5 इक्वेशन से आपके पास t की वैल्यू है बीटा इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा, तो इसमें पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 6। तो आपके पास बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 7 में। वो कह रहे हैं अल्फा बहुत ज़्यादा स्मॉल है इन कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू r, सो आपके पास cos ऑफ r प्लस अल्फा, अल्फा बहुत ज़्यादा स्मॉल है क्योंकि एंगल मेड बाय द वेज शेप द फिल्म इज़ बहुत ज़्यादा जो है कम, तो इसलिए आपके पास ये 0 हो जाएगा। तो cos ऑफ r प्लस अल्फा किसको अप्रोच कर जाएगा, cos ऑफ r को सिर्फ। cos ऑफ r का मुझे फॉर्मूला पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर r होता है, जहाँ म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन r होता है। साइन r निकाल लेंगे यहाँ से, साइन आई बाय म्यू आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करवा देंगे, आपके पास म्यू स्क्वायर cos ऑफ r इसके इक्वल आ जाएगा, म्यू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अकेला म्यू बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई आ जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे थोड़ा सा और आर्टिकल ये रहता है, ये आर्टिकल कॉन्टिन्यूशन में ही चल रहा है। अब वो कह रहा है अब cos r की वैल्यू आ गई पूरी की पूरी ये, तो अब आपने लिखना है जब एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो आपके पास cos ऑफ r प्लस अल्फा cos ऑफ r को अप्रोच कर जाएगा, उसमें आपके पास cos ऑफ r की वैल्यू है ये, तो इसमें पुट कर देंगे बीटा वाले फॉर्मूले में, तो रिड्यूस वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी बीटा की। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपने न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट कर देनी है। अब स्पेशल केस में वो बात कर रहे हैं, अगर आपके पास
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ नॉर्मल के इक्वल होता है। मतलब अगर आपके पास यहाँ नॉर्मल है और यहीं पे लाइट फॉल हो रही है, अगर यहीं लाइट फॉल होगी तो उसी पास से लाइट क्या कर जाएगी, रीट्रेस कर जाएगी। तो इसके मतलब उनके बीच में एंगल क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। तो आई इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और एंगल एल्फा तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है ही है, तो टेंजेंट एल्फा किसको अप्रोच कर जाएगा, एल्फा को। तो उस केस में बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, λ/2। म्यू से म्यू कट ही गया था, तो यहाँ पे 2 अल्फा म्यू स्क्वायर माइनस आई की जगह 0 आ जाएगा, साइन आई 0 होता है तो 0 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो म्यू आ जाएगा, λ/2 म्यू अल्फा। तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, λ/2 म्यू अल्फा। तो इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस ऑन वेज शेप फिल्म फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन λ/2 म्यू अल्फा। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, आपके पास नॉर्मल इंसिडेंस दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है। सिंपल दिया होगा तो आप पिछले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन ऑफ इंसिडेंस दिया होगा तो ये यूज़ करेंगे, कॉस में दिया हुआ है तो पिछले वाला यूज़ करेंगे बीटा। और अगर आपके पास दिया हुआ है कौन सा वाला एक्सप्रेशन, अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये वाला नॉर्मल इंसिडेंस, तो आपके पास आएगा λ/2 म्यू इंटू अल्फा आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर वाले से देखेंगे आपके पास कि फ्रिंज विड्थ किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फ्रिंज विड्थ बीटा डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और कह रहा है फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी जैसे जैसे डिक्रीज होगा वेज के एंगल में, और फ्रिंज विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही, देख कर ही पता चल रहा है। और आगे कह रहा है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, और फ्रिंज विड्थ ऑल्सो उस केस में फ्रिंज विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर्स थे किसके ऊपर, फ्रिंज विड्थ के ऊपर, जो आपके पास किस किस फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। ये आज आपका टॉपिक था वेज शेप फिल्म वाला, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो थ्रू इट, एंड अगर कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।